अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, कुंदन पुष्पुरा है कौन से गांव, कहाँ पे, कश्मीर में कहाँ पड़ते हैं? क्योंकि जब मैंने पहली बार नाम सुना था आपके मुंह से तो मेरे को भी नहीं पता था। जी, तो आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मे बी बिल्कुल 90% लोग जो कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, उनको पता ही नहीं होगा इन गाँव के बारे में ना। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो कुनन पुष्परा है, ये दो गांव हैं। हम्म। ये त्रेगाम की तहसील में पड़ते हैं, हम्म। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। और ओके। यूटी तो जम्मू कश्मीर ही है। ठीक है, ओके। अब ये किताब या इसकी कहानी इंडियन आर्मी के साथ कैसे कनेक्ट हुई? मतलब ऐसा बताया जाता है, या बहुत पहले एक न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी ने वहां पे जाके ऑपरेशन करा और वहां के लोगों ने कुछ इंडियन आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाया कि वहां की औरतों के साथ इंडियन आर्मी ने वहां पे रेप करा। फिर आप मेरे को ये बताओ कि ये कहानी आज भी एक क्लियरिटी के साथ नहीं है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि ये इंडियन आर्मी ने गलत करा, जबकि गलत नहीं करा इंडियन आर्मी ने। बिल्कुल। तो जब आप इसकी रिसर्च कर रहे थे, आपको कैसे लगा कि यार नहीं, मेरे को इसकी पे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इसकी सच्चाई को सामने लाना है? एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं कि मेरे को क्यों लगा मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए, इंडियन आर्मी एक इनिशिएटिव रन करती है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। हम्म। उस ऑपरेशन सद्भावना के अंडर इंडियन आर्मी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, जैसे कि नई आर्मी के कैंप्स करना, और बहुत सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को मोटिवेशन टूर्स के लिए, एनआईटी टूर्स वगैरह करवाना उनके लिए। तो ऐसी कुछ लेक्चर्स मैंने भी अटेंड किए थे, जिसमें मैंने सुनने में मेरे को आया, और मैंने खुद से अपनी आंखों से भी देखा कि बच्चे लेक्चर्स, नई आर्मी के लेक्चर्स के बाद आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे या जो जेसीयू साहब होते थे, उनसे क्वेश्चन करते थे कि सर ठीक है, हम आर्मी तो ज्वाइन कर लेंगे, हम आर्मी के सपोर्ट में हैं, बट हमको बस एक सवाल का जवाब चाहिए। तो वो बोलते थे हाँ बताओ क्या, कि हमारी बहनों के साथ जो रेप किए गए कुनन पुष्परा गांव में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई कई बार मैंने देखा कि यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स कुछ शांत हो जाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, जो कि एक गलत मैसेज जा रहा होता था सोसाइटी में। देन मैंने ठान लिया कि भाई मेरे को इस पे रिसर्च करनी है, मेरे को इस पे काम करना है। इनफैक्ट मैंने कई सारे लोगों से भी सुना इसके बारे में कि भाई आपको नहीं पता, आर्मी ने रेप्स किए थे। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स पढ़े कुनन पोस्टपुरा के रिलेटेड। जब आप नाम ही लिखेंगे कुनन पोस्टपुरा, तो हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ कि आर्मी ने रेप किया, रेप किया, रेप किया। मतलब नेगेटिविटी ही दिखाई गई है। नेगेटिविटी दिखाएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जो आजकल दिखा रहा है इसके बारे में, उसके हिसाब से क्या था, उसके हिसाब से था कि 23-24 फरवरी की रात 91 में इंडियन आर्मी की 4 राजपूताना राइफल्स प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड की जो टीम के साथ में होती है, उनको एक खबर मिलती है कि कुनन और पोस्टपुरा गांव में कुछ आतंकवादी छुपने की संभावना है। तो उस रात को 23 और 24 फरवरी की रात को उस पूरे गांव को कॉर्डन कर दिया जाता है, और सर्च ऑपरेशन के बहाने से वहां पे डजन्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप होते हैं, 30-60, और लगभग बताया गया मैक्स टू मैक्स 100 औरतों के साथ में वहां पे रेप किया गया। और उसके बाद आर्मी पे कई सारे चार्जेस लाए गए, एफआईआर वगैरह फाइल हुई, बट इनको जस्टिस नहीं मिला। ये चलाया जाता है कि रेप हुए, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप हुए, बट अगर रियलिटी में मैं बताऊं, रेप्स हुए थे, बट वो करने वाली इंडियन आर्मी नहीं थी। यहाँ पे एक साइकोलॉजी खेली गई। अगर हम इसको थोड़ा समझें, ध्यान से समझें, तो हमको तब समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्मी रेप कर रही है, और वो भी इतने सारे वुमेन्स के साथ में। और इनफैक्ट आज की अगर नजर में उस गांव को देखा जाए, तो वो गांव एक ऐसा गांव है कि जो आज भी इंडियन आर्मी के साथ में सबसे ज्यादा सपोर्ट में खड़ा है। बिल्कुल। ओके। तो इसकी रियलिटी स्टोरी ये थी कि 23 फरवरी की रात को 91 में ही 4 राजपूताना राइफल्स को कुनन गांव का रहने वाला एक लोकल एक इंफॉर्मेशन देता है कि कुनन गांव के अंदर एक 11 घर है जहां पे आतंकवादी छुपे हैं। तो यहाँ पे आके इन घरों को कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, ताकि उन आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये खबर आतंकवादियों तक भी पहुंच जाती है कि 4 राजपूताना राइफल्स की जो टीम है वो अपने कैंप से निकल चुकी है और गांव की तरफ बढ़ रही है। इतने में वो अपने वो जो एरिया, जो जिस घर में वो छुप के रखे थे, वो उस घरों से बाहर चले जाते हैं। आर्मी जब पहुंचती है तो उस पूरे कुनन गांव को, खाली कुनन गांव की मैं बात करूंगा, बिकॉज पोस्टपुरा गांव में ना ही कॉर्डन हुआ था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। इसके पीछे भी एक रीजन है। तो उसको जोड़ा क्यों गया उसके साथ? बहुत ही सिंपल सा कारण था, बिकॉज दो गांवों को अगर हम जोड़ के बताएंगे कि कुनर में भी और पुष्पर में भी आर्मी ने रेप किया, तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। इंडियन आर्मी ने 2 गांव में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। उसके पीछे बहुत से रीजन है। पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहूंगा कि जब वहां पे कॉर्डन आर्मी ने किया, तब तक आर्मी ने उसके बाद 11 बजे, 11:30 बजे तक जो 4 राजपूताना के सीओ थे, वो त्रेगाम पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले भी अपने साथ में लेके आते हैं, और तब ऑफिशियली कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। इस कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन में टोटल 125 सोल्जर्स थे। 4 कंपनीज में इनको डिवाइड किया हुआ था, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इस पे मैंने एक ब्रीफली एक आर्टिकल भी लिखा हुआ वैसे तो।
अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, जिसमें से 2 कंपनी जो थी इनको ओटर कॉर्डन में रखा गया और 2 कंपनीज को सर्च ऑपरेशन के लिए रखा गया। अब थोड़ा ना बहुत सारे लोगों को ये ओटर क्वार्टर क्या होता है ये समझ नहीं आता है, तो वो भी समझा दीजिए कि अंदर और बाहर ये जो भी है। ठीक है, कॉर्डन का मतलब ये होता है कि जो गांव है, गांव के बाहर से घेराबंदी कर दी जाएगी आर्मी के जवानों के द्वारा, ताकि गांव के बाहर कोई भी आतंकवादी या कोई भी मूवमेंट ना हो सके। जो गांव के अंदर है वो गांव के अंदर ही रुक जाए। जब ये कॉर्डन लग गया, कॉर्डन लगने के बाद उस जो कुनन गांव था, उसी गांव की मस्जिद से इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट करवाया कि गांव के जितने भी मर्द हैं वो सभी एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएं गांव के स्कूल में। तो गांव के स्कूल में अराउंड 500 से 600 मर्द जो था वो आके इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर में। अब यहाँ पे चीज समझने वाली बात है कि 125 जवानों का लिस्ट आया था, जिसमें से 2 कंपनी चली गई कॉर्डन के लिए, है ना। बची 2 कंपनी जो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, और उसके बाद इन्होंने जो सिविलियंस को 500-600 जो मर्द आया था एक जगह पे आके इकट्ठा हुआ था, उनके साथ में जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, उनसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे। कुछ कंपनी कमांडर्स भी थे और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहां पे आर्मी को कोई भी नहीं मिला। बट हाँ, एक AK-47 राइफल मिली थी जिसमें एक राउंड वगैरह भी थे, एक वहां से रिकवर की गई थी सर्च ऑपरेशन के दौरान। जब ये सारा काम खत्म हो गया, सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो गया, उसके बाद आर्मी के एक्चुअली साथ में RMO भी गए हुए थे। RMO मतलब रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, जो कि डॉक्टर होते हैं आर्मी के। कॉर्डन के बाद में उनका प्लान था कि जो जो मर्द वगैरह हैं गांव में, जिनको कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी है, तो वो चाहे तो RMO से दवाइयां ले सकते हैं, है ना, दवाइयां वगैरह अपनी ले सकते हैं। कॉर्डन के बाद में जब आर्मी को वहां से कुछ भी नहीं मिला वेपन के अलावा, तो आर्मी ने उस कॉर्डन को खत्म किया। कॉर्डन खत्म होने के बाद वहां से गाँव के जो एक लंबरदार थे उनसे NOC साइन करवाई गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो खत्म सर्टिफिकेट को साइन करवाने के बाद आर्मी ने कॉर्डन खत्म किया और सुबह के टाइम पे 68 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर, जो कि ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होते हैं, वो भी इस कैसों को देखने आए थे, मतलब ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को देखने के बाद वो वहां से चले गए थे। आर्मी के जाने के बाद ये अफवाह उठी कि भाई कुनन पोशपोरा गांव में आर्मी ने डजन्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप किया। नंबर बताया गया 23, देन नंबर राइज हुआ 30, देन 60, देन 100। पाकिस्तान टुडे ने अपना एक आर्टिकल निकाला जिसमें पाकिस्तान टुडे ने बताया कि 150 वुमेन्स के साथ में रेप हुआ। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, अगर मान भी लिया जाता है कि आर्मी ने रेप्स किए, तो कुछ चीजें हैं जिनका सवाल जो एक मेरे मन में जिनका सवाल है, जिनका जवाब नहीं मिला। पोशपोरा का नाम क्यों जोड़ा गया? जब मैं अपनी ग्राउंड रिसर्च के लिए गया था, पोशपोरा के लोगों ने खुद कहा, इनफैक्ट कुनन के लोगों ने भी खुद कहा कि जब 91 में ये इंसिडेंट हुआ, पोशपोरा का नाम जब साथ में जोड़ा गया, हम खुद शॉक में थे, जबकि पोशपोरा में तो कॉर्डन भी नहीं लगा था और सर्च ऑपरेशन भी नहीं लगा था। अब इसमें अब जो लोग कहेंगे कि लाइक पोशपोरा में तो कॉर्डन लगा था, अब शायद पोशपोरा के लोग नाम नहीं ले रहे, बट लगा था। अगर जो लोग ये कहते हैं, जो कुनन गांव है वो 1.5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। अगर हम पोशपोरा को भी साथ में मिला लें तो ये अराउंड 5 किलोमीटर के रेडियस में ये दोनों गांव फैले हैं। अगर पोशपोरा को भी साथ में ले लिया जाए तो टोटल 125 जवान के लिए भी, उनमें से 2 कंपनीज बट गई थी जो बाहर कॉर्डन में थी, खाली कुनन गांव में। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे 125 जवानों को भी बाहर कॉर्डन के लिए रख दें, तब भी पोशपोरा गांव को कॉर्डन, पूरे कुनन और पोशपोरा गांव को कॉर्डन करना बहुत टफ है, क्योंकि कम है ना, बिकॉज हाँ जवानों की संख्या बहुत कम है। 125 जवानों के लिए कुनन और पोशपोरा दोनों गांव को कॉर्डन करना बहुत टफ है, सिर्फ 125 जवानों के लिए। तो पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सिर्फ 125 जवान 500 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए 2 गांव कुनन और पोशपोरा को कॉर्डन करेंगे, और जब 125 जवानों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सर्च ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात तो मुझे पहले ही वहां पर जाके वेरीफाई होगी। इनफैक्ट मैं खुद शॉक में था कि भाई हर जगह मुझे पोशपोरा नाम सुनने को मिल रहा है, बट पोशपोरा के लोग और कुनन के लोग तो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे तो पोशपोरा में ना ही कॉर्डन लगा था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जब मैं कुनन गांव की तरफ गया तो कुनन गांव के लोगों ने कहा कि कुनन गांव में उस दिन कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगा था। उस बात को मैंने वेरीफाई किया कि खाली कुनन में हुआ था, पोशपोरा में नहीं हुआ था। फिर यहाँ से मेरे को चीजें समझ में आने लगी कि ये किस तरफ चीजें को लेके जाया जा रहा था। 23-24 को अगर ये कॉर्डन लगाया जाता है, 27-28 फरवरी को गांव के लोग जाके 68 माउंटेन ब्रिगेड में जाके वहां पे आर्मी को जाके उनको रिपोर्ट करते हैं कि हमारी औरतों से रेप हुआ। एक बुक आई थी, डू यू रिमेम्बर कुनन पोशपोरा, उसमें ये डेट्स मेंशन की हुई कि 28 फरवरी को गांव के लोगों ने जाके वहां पे जो कमांडर साहब थे, 68 ब्रिगेड कमांडर थे, उनको जाके बताया कि हमारी औरतों के साथ रेप हुआ। 23-24 को अगर रेप हुआ, देन 25, 26, 27 इतना डिले क्यों किया गया? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। बिल्कुल। देन उसके बाद 5 मार्च को जाके जो वहां के लोकल मजिस्ट्रेट थे SM यासीन, उनको जाके रिपोर्ट किया गया। अगर 23-24 को इंसिडेंट हुआ, देन इतना डिले क्यों किया गया? देन 7 मार्च को SM यासीन जो होते हैं गांव में आते हैं। 17 मार्च को चीफ जस्टिस फारूकी
जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के होते हैं, वो एक टीम के साथ में आते हैं। 18 मार्च को डीसी वजाहत हबीबुल्लाह आते हैं। एसएम यासीन एक लेटर लिखते हैं डीसी वजाहत हबीबुल्लाह को, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे आर्मी ने ब्रूटली वहां पे औरतों के साथ में रेप किया। अच्छा। और वो लेटर लीक होके मीडिया में चले जाता है। अच्छा। अब यहाँ पे चीजें समझने वाली है कि कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एसएम यासीन एक लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर कैसे मीडिया में चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि आर्मी को डिफेम करने का ट्राई करना, बिकॉज एक लेटर का मीडिया में लीक हो जाना, हाउ इट्स पॉसिबल। वो भी आर्मी का, वो भी लाइक एक एडमिनिस्ट्रेशन लिख रही है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक सीक्रेट लेटर लिख रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जो कि सिर्फ डीसी वजाहत हबीबुल्लाह जो है कुपवाड़ा के जो उस समय थे उन्हीं को खोलना है, बट वो कहीं और खुल के देन मीडिया में खबर निकल जाती है। उसके बाद जब वो आते हैं, सबसे पहले चीज नोट डाउन क्या की जाती है, 23 वुमेन्स को 7 मार्च को रिपोर्ट करते हैं खुद एसएम यासीन की। 23 वुमेन्स सामने आती है कि हमारे साथ रेप हुआ। जब ये टीम जाती है चीफ जस्टिस फारूकी की गांव के अंदर, वो देखते हैं कि 23 से नंबर राइज हो चुका है, नंबर बढ़ चुका है। देन उसके बाद 18 मार्च को जब डीसी वजाहत भी बुला जाते हैं, वो खुद देखते हैं कि नंबर दोबारा से बढ़ चुका है। देन वो उस समय कह देते हैं कि ये जो नैरेटिव जो यहाँ पे वुमेन्स बता रही हैं, जैसे कि पहले मेरे को जो लेटर में आया, लेटर में 23 वुमेन्स का नाम आया, अब 23 से ये नंबर अचानक से बढ़ गया और नंबर राइज हो रहा है। इनफैक्ट गांव की हर एक लड़की कह रही है कि हमारे साथ रेप हुआ। तो उन्होंने कह दिया कि ये एक नैरेटिव है, बिकॉज आर्मी को डिफेम करने का ट्राई किया गया। और इस बात में मैं आपको इसलिए भी बताऊंगा बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समझेंगे कि 2 कंपनी स्क्वाड्रन में हैं, आर्मी मतलब 2 कंपनी स्क्वाड्रन में चली गई अराउंड, तब हमारे पास 50-60 जवान बचे। 50-60 जवान में से भी अराउंड 10 लगा लीजिए आप जो सीओ के साथ क्यूआरटी में रहते हैं, क्विक रिएक्शन टीम में जो सीओ की प्रोटेक्शन रहती है, उसमें से कुछ एक कमांड पोस्ट गांव के अंदर सेटअप की गई थी, 10-15 जवान वहां पे थे। बचते हमारे पास कोई 30-40 जवान। 30-40 जवान भी अगर वहां पे डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ आर्टिकल्स में बताया गया कि गाँव जो जब वहां पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गाँव के मर्दों का कहना था कि हमारे घरों से हमको चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 500-600 मर्द एक जगह पे इकट्ठे हैं, उनके घरों के अंदर रेप हो रहे हैं और उन सिविलियंस में और आर्मी में कोई हाथापाई नहीं हो रही। उस रात कोई फायर ओपन क्यों नहीं हुआ, कोई सिविलियन कैजुअलिटी कैसे नहीं हुई, कोई आर्मी कैजुअलिटी कैसे नहीं हुई। अगर इतने सारी वुमेन्स के साथ में रेप हो रहा था, आर्मी कैजुअलिटी बनती थी, कोई आर्मी का जवान इंजर्ड हो सकता था, सिविलियन इंजर्ड हो सकता था, बट ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अगर आप पिछले कुछ कश्मीर में इंसिडेंट्स देखेंगे, हंदवाड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक स्कूल की बच्ची जो होती है अपने घर की तरफ जा रही थी और कुछ लड़कों ने उसको रोक लिया। उस पे कुछ एलिगेशन वगैरह चले थे कि लाइक तुम्हारा आर्मी के एक जवान के साथ चक्कर चल रहा है। देन वहां पे हंदवाड़ा में साथ में एक आर्मी की पोस्ट थी, उसको जलाने का ट्राई किया गया और उसमें कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई थी। बाद में उस लड़की का इंटरव्यू सामने आया था कि मुझे कुछ सिविलियंस के द्वारा फोर्स किया गया था कि मैं आर्मी पे एलिगेशन लगाऊं कि उन्होंने मुझे छेड़ा है। अगर इस इतने से छोटे से इंसिडेंट की वजह से सिविलियंस की डेथ हो गई, आर्मी के साथ मुठभेड़ इतना ज्यादा हो गया, 91 में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक भी सिविलियन की कैजुअलिटी, एक भी फायर तक ओपन नहीं हुआ, बिकॉज 500-600 मर्द थे एक जगह पे। अब ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि लाइक आर्मी के पास वेपन्स होते हैं और कौन ही वेपन के बंदे के साथ में भिड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन देना चाहूंगा। अगर मेरे फादर हैं, चाहे मैं अगर एक 15-16 साल का बच्चा ही क्यों ना हूँ, मेरे फादर को कोई अगर गले से भी पकड़ेगा, चाहे वो बंदे सामने वाले के पास में वेपन होगा, चाहे वो आर्मी में होगा, नेवी में होगा, पुलिस में भी होगा, अगर वो मेरे फादर को गले से पकड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा ये फोर्स में है, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूंगा, मैं भी उसको गले से पकड़ूंगा। बात की बाद में देखी जाएगी, चाहे मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं भी तब एक्शन लूंगा उस समय। बट उस टाइम उनके घरों से चीखने की आवाजें आ रही हैं और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा भी एक्शन नहीं लिया गया। एक भी सिविलियन नहीं आके ये कह रहा है, इनफैक्ट इंसिडेंट के बाद भी नहीं आके कह रहा है कि देखो मेरी बाजू तोड़ दी, आर्मी ने मुझे मारा है की तरह। मैं अपने घर पे अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए जा रहा था। इनफैक्ट मैं कुछ विक्टिम से मिला था वहां पे, रेप्स हुए थे, जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ। रेप्स किसने करे थे, मिलिटेंट्स? हाँ यस, मिलिटेंट्स ने किए थे। अब ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि अगर आर्मी का कॉर्डन लगा तो रेप कैसे हो सकते हैं, तो वो उससे पहले करे होंगे ना रेप, या सेम डे पे ही रेप हुए थे। कैसे हुए थे बताओ। एक्चुअली में स्टोरी ये हुई थी कि जब सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी को कुछ भी नहीं मिला था, तो जो कंपनी थी जो सर्च कर रही थी, जब उन्होंने ये चीज वेरीफाई की सीओ के सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सीओ ने क्या किया, जो कॉर्डन था, कॉर्डन को हटा दिया था उस समय। जब गांव में कुछ मिला ही नहीं, कोई एक्टिविटी वैसी थी नहीं, तो कॉर्डन को हटा दिया गया, कॉर्डन कंपनी को वापस भेज दिया गया। तो जो पीछे के घर थे, जो स्टार्टिंग में गाँव के बाहर की तरफ जो घर थे, वहां पे रेप्स हुए थे कुछ औरतों के साथ में। और जब मैं उन विक्टिम से मिला था, उनका कहना था कि हमारे घर पे सर्च पार्टीज 2 बार आई थी।
तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या जो पहली बार सर्च पार्टी आई थी या दूसरी बार भी वही आई थी, उन्होंने कहा था नहीं, जो पहली बार जवान आया था वो सर्च करके चला गया था और दूसरी बार वही जवान नहीं है, दूसरी बार अलग जवान आया था। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि वो आर्मी वाला ही था? उन्होंने कहना था वर्दी से, यूनिफॉर्म से। अच्छा। मैंने यूनिफॉर्म से पहचाना कि वो आर्मी वाला था। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर उनमें से एक औरत थी, उसने कहा कि जब दूसरी बार मेरे दरवाजे को खटखटाया गया तो मेरे को लगा कि मेरा जो घर वाला गया हुआ जिसको आर्मी ने बाहर बुलाया वो वापस आ गया। तो मैंने उसको कश्मीरी में कहा कि मैं आती हूँ, तो मुझे कश्मीरी में रिस्पॉन्स मिला, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बाहर सर्च ऑपरेशन के लिए हम दोबारा से। तो मेरे को यहाँ पे सुनने को मिला कि जब दोबारा से उसको सर्च ऑपरेशन के लिए पार्टीज आ रही हो, कश्मीरी में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑब्वियसली वो मिलिटेंट्स हैं। बिकॉज सबसे बड़ी तो बात यही है कि लाइक उस समय जो आर्मी हर बार अपना यूनिफॉर्म का पैटर्न क्यों बदलती है, कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है बिकॉज मिलिटेंट्स वो सेम यूनिफॉर्म पहन के गलत काम करते हैं और आर्मी का नाम आ जाता है। लेकिन इसमें समझने वाली एक ये वाली बात भी है ना कि अगर आर्मी वहां थी तो मिलिटेंट्स आर्मी की यूनिफॉर्म में वहां कैसे सरवाइव करते, क्योंकि आर्मी ने तो उससे पहले तो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा था। वो कहाँ छुपे हुए थे? या तो वो कहीं छुपे थे, एक ही हो सकता जो इंडियन आर्मी सर्च नहीं कर पाई उस टाइम पे, या वहां तक पहुंची नहीं, कुछ भी हो सकता है। या तो फिर जब इंडियन आर्मी आगे चलेगी होगी तो पीछे से वो आगे, लेकिन आपने बोला कि ऑलरेडी बाहर वो लगा हुआ था, कॉर्डन था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बीच में कंफ्यूजन अभी भी है। देखिए ये चीज समझने वाली होगी। एक बीच में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आर्मी अगर अपने कैंप से बाहर एक जगह की पे कॉर्डन के लिए जा रही है या सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही है, तो वो कैसे जा रही है? आर्मी को सपना तो नहीं आ रहा। नहीं, उसको वहीं का एक लोकल है, वहीं का एक लोकल है, कुरन गांव में एक लोकल है जो कह रहा है कि सर मैं कुरन गांव में रहता हूँ और इस घर में आज कुछ गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए आना होगा। तो वो सर्च ऑपरेशन के लिए वहां पे आए और जब तक वो सर्च ऑपरेशन के लिए आर्मी की पार्टीज आ रही थी, यहाँ पे इनको भी खबर मिल गई थी कि सर्च पार्टीज आ रही हैं। तो उन्होंने वो गांव खाली करके गांव के पीछे निकल गए, बिकॉज उनको पता था कि कॉर्डन लगेगा तो आउटर कॉर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज आर्मी रात के समय में तो खेत वगैरह में जाके सर्च नहीं करेगी, वो घरों में सर्च करेगी, इसलिए वो वहां से निकल गए। एक और पॉइंट मैं इसमें कहना चाहूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय ये आर्मी पे एलिगेशन लगाए क्यों गए थे। क्यों लगाए गए? एक्चुअली में जो JKLF का फाउंडर था मकबूल भट्ट, 84 में उनको फांसी हो गई थी मकबूल भट्ट को। JKLF को सपोर्ट इतना मिल नहीं रहा था, उसकी नींव भी टूट रही थी। कहीं ना कहीं ये बिकॉज जो कुरन पोशपरा का जो गांव है वहां से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे मकबूल भट्ट का घर भी है। अच्छा। सबसे बड़ा रीजन ये था आर्मी पे एलिगेशन लगाने का कि अगर आर्मी पे एलिगेशन लगाए जाएंगे रेप के, और अब आप इस चीजों को लिंक कीजिएगा तो वहां के लोग भी खिलाफ हो जाएंगे आर्मी। हाँ, आर्मी के खिलाफ हो जाएंगे। यासीन मलिक जो लेटर लिख रहा है वजाद हबीबुल्लाह को, उस लेटर का लीक होके मीडिया में जाना, उसके बाद आर्मी पे एलिगेशन लगाने कि आर्मी ने रेप्स किए हैं, और उसके बाद क्या हो गया, पूरे कश्मीर में एक आक्रोश आ गया, हमारी बहनें सेफ नहीं है, हमारी बहनों के साथ रेप हो रहा है, और लोग आर्मी के अगेंस्ट हो गए बिना ये सोचे समझे कि अगर गांव में 500 से 600 सिविलियंस की ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, उनकी घरों में रेप हो रहे हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक भी सिविलियन इंजर्ड नहीं हो रहा, फायर एक बुलेट तक ओपन नहीं हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि 125 के 125 जवान ही 500 मर्दों के ऊपर होंगे, ऑब्वियसली जिनके 7-8 ही जवान होंगे जिन्होंने उनको कंट्रोल किया होगा, भाई आप लोग यहाँ बैठो। और आज कैसे वही सेम, इनफैक्ट अगर आज भी आप उस गांव में जाएंगे वहां के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस बुक को लिखने में, और आई मस्ट से मैं ये कहना चाहूंगा, और बहुत से इनफैक्ट लोग कहते हैं हम कैसे मान लें भाई तुम्हारी रिसर्च जो ऑथेंटिक है। मैंने अभी यही पूछना था कि अभी सबसे पहले तो ये सवाल कि रिसर्च कैसे स्टार्ट करी आपने, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, देन उसके बाद आपने जो रिसर्च करी इस पे हम कैसे पता चलेगा कि यार ये बहुत ऑथेंटिक है, प्रॉपर रियल है, सही स्टोरी बता रहे हो। लोग ये भी तो कह सकते हैं शायद आप आर्मी के साथ मिले हो, आप NCC में हो, तो आप उनकी कहानियां बता रहे हो, सही, ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, है ना, आपने उनके उसमें आके किसी आर्मी ऑफिसर ने बोला होगा कि तुझे ये लिखना है, तू बोल देना ये आके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो आप बताओ कैसे ये ऑथेंटिसिटी मानी जाए या कैसे ये रियल मानी जाए कि आप जो रिसर्च करके लाए वो बिल्कुल सही है। मैं बहुत ही सिंपल वे में कहना चाहूंगा, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जब हम ऑथेंटिसिटी की ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं तो वहां पे बात आती है न्यूट्रल की, कि ये किताब हमको न्यूट्रल रह के लिखनी है। सिविलियन पर्सपेक्टिव भी सुनना है, आर्मी का पर्सपेक्टिव भी सुनना है। आर्मी ने यूनिफॉर्म पहनी है, इट डजंट मीन कि उनको बोलने का कोई हक नहीं है। अगर उन पे कोई एलिगेशन लगाए जाए, इट डजंट मीन कि वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। एक बुक है उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, डू यू रिमेंबर कुरन पोशपरा। अगर आप भी वो किताब पढ़ेंगे, ये किसने लिखी है? ये वहीं के कुछ राइटर्स हैं कश्मीर की। अच्छा। ये 5 ऑथर्स हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा बाद में, आपकी वाली और इनकी वाली बुक में डिफरेंस क्या है, कहानी में क्या
अलग है। मैं आपको बीच में ही बता देता हूँ, कहानी बस ये है कि उन्होंने एक सिंगल पर्सपेक्टिव डाला है खाली वहां के सिविलियन का। हाँ, वहां के सिविलियंस का। और मैं नहीं कहता कि उनकी बुक प्रॉपर रिसर्च बुक है। उनकी बुक्स में कहीं कहीं जगह पे उन्होंने मेंशन किया कि आज भी गांव की औरतों को एक गलत निगाह से देखा जाता है, वहां पे कोई शादी नहीं करता। अच्छा। जब मैं रिसर्च के लिए वहां पे गया, मेरे को वहां पे हंदवाड़ा की औरतें मिली, मेरे को वहां पे बारामूला की औरतें मिली, जहाँ पे उनकी शादी हो रखी है उस गाँव के अंदर, कुनन गाँव के अंदर। उन्होंने लिखा कि कुनन पोशपरा गांव में कॉर्डन हुआ, सर्च ऑपरेशन हुआ, देन वहां पे रेप्स हुए। पोशपरा के लोग मानते ही नहीं है कि यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ उस रात, सब लोग हंसते हैं। और जब मैं कुनन में गया, कुनन में हुआ कॉर्डन लगा, सर्च ऑपरेशन हुआ, बट लोग आज भी वहां पे आर्मी के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मेरी बुक ऑथेंटिक है, मैं क्यों कहूंगा, पहले मैं आपको एक रीजन बताऊंगा कि मेरी बुक पहले तो न्यूट्रल है। वो क्यों, इसका मतलब होता है कि अगर एक एलिगेशन लगा है एक पार्टी पे और पार्टी 1 पे और पार्टी 2 पे, पार्टी 1 की हम बात सुन के उस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, पार्टी 2 की बात ही नहीं सुन रहे। अगर आपने पार्टी 1 की बात सुन के पूरा अपना रिपोर्ट जजमेंट दे दिया, देन फिर आपकी बुक न्यूट्रल कैसे है, बिकॉज पार्टी 2 के पास तो ये तक नहीं हो। बिल्कुल। मैंने आर्मी पर्सपेक्टिव भी सुना, बिकॉज वो सुनना जरूरी था। अगर मेरे को एक न्यूट्रल और एक ऑथेंटिक बुक लिखनी थी, मेरे को दानू की चीज सुननी थी, दानू बोल क्या रहे हैं। तो उस टाइम के जो उस ऑपरेशन में गए थे आर्मी ऑफिसर या जवान, किसी से मिले आप क्या? मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ जवान थे, कुछ ऑफिसर्स थे जो मेरे साथ टच में थे, जो 68 माउंटेन ब्रिगेड का कहा जाता है कि अब उस ब्रिगेड को क्या सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से, कि अब ब्रिगेड वहां पे कभी दोबारा आ ही नहीं सकती। मैं कहना चाहूंगा कि 68 माउंटेन ब्रिगेड 91 में जहां पे पोस्टेड थी, जिस लोकेशन पे थी, 68 माउंटेन ब्रिगेड आज भी उसी लोकेशन पर है। पर वो क्यों कहा जाता है कि उसको सस्पेंड किया जाता है? ये एक रूमर फैलाया जा रहा है ना, ये इसलिए कि भाई आर्मी ने वो सच में किया था। अच्छा, कि भाई उनके ऊपर ये एलिगेशन थे और इस वजह से आर्मी ने उनको वहां से निकाल दिया। और मेरी बुक ऑथेंटिसिटी का मैं सबसे बड़ा यही कहूंगा कि कुनन और पोशपरा जो गाँव है, वहां के कुछ ऐसे लोग हैं, बुक को कंप्लीट करने के बाद मैंने उस बुक को वहां से रिव्यू करवाया। अच्छा। कि मैं इसको पब्लिश करने के लिए जा रहा हूँ, अब आप लोग इस किताब को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें ऐसी कोई लाइन है, ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर दूं, तो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने उस किताब को पढ़ा, उन्होंने 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते को उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने उस पूरी किताब को रिव्यू किया। उन्होंने उसके बाद मुझसे कुछ ने कॉल करके मुझे कहा कि किताब बहुत ही बढ़िया है और ये जैसी है इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना। कुछ ने सजेस्ट किया कि इसको उर्दू वर्जन भी निकालना, तो उर्दू वर्जन भी उसका आने वाला है। 1-2 हफ्ते में वो Amazon पर अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग उर्दू वर्जन समझते हैं, उर्दू को समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते, उनके लिए उर्दू वर्जन अवेलेबल हो जाएगा, उर्दू पढ़ सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि न्यूट्रल का मतलब यही होता है जब हम दोनों पक्षों को सुने। मैंने अपनी किताब में आर्मी का पक्ष भी रखा है, मैंने अपनी किताब में सिविलियंस का पक्ष भी रखा है, और मैंने अपनी किताब में अपना पक्ष भी रखा है। मैं सिविलियंस से जाके मिला हूं, मैंने रिसर्च किया है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि मैंने उस किताब को वहां से रिव्यू करवाया है। अगर मैंने नहीं करवाया तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ये बात कह रहा होता कि मैंने ये किताब पब्लिश होने से पहले उनको बोला कि पढ़ के मुझे बताओ कैसी है। अच्छा, ये तिलक वाली स्टोरी क्या थी ड्यूरिंग योर रिसर्च? ये एक्चुअली मेरा कोड ऑफ कंडक्ट था। क्या है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट किसने बोला आपको तिलक लगा के जाओ भाई रिसर्च करने? एक्चुअली क्या है कि लाइक जब मैं कुनन पोशपरा में रिसर्च के लिए गया था, तो पहले जब मैं हम सिविल में जाते थे, तो जब हम किसी से बातचीत करते थे तो पहले वो हमसे पूछता था आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। तो हमारा टाइम निकल जाता था इंट्रोडक्शन देने में ही, कई लोग बात नहीं करते थे, बोलते थे यार पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया। देन मैंने कहा यार अब थोड़ा ना गेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगले दिन मैंने ये सेम ड्रेस मुफ्ती वगैरह पहना, एंड आई रियली थैंक टू माय एडीजी, जो हमारे सर थे एडीजी और मेजर जनरल अनुपेंद्र देवली सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे इस प्रोजेक्ट के दौरान में। देन मैंने मुफ्ती वगैरह अपना पहना, मुफ्ती वगैरह पहन के मैंने जाना और तिलक लगाना। तो जब भी किसी ने देखना उसने बोलना यार हिंदू है, ड्रेस पहन के रखा है, पक्का कोई फौज का बंदा होगा जो कैंप से आया। तो मैंने जाके थोड़ा जो कश्मीरी थोड़ी बहुत सीखी थी, मैं उनको कहता था अस्सलाम वालेकुम चाचा, जोचुआ ठीक, असले पैट खोश पैट। तो वो भी कहते थे वालेकुम अस्सलाम, तो ठीक, मैं हाँ ठीक ठीक। तो वो कहते थे कि आप कहाँ से आए हो, कश्मीरी में। तो मैं कहता था मैं ब्रिगेड से आया हूँ। अच्छा ब्रिगेड से आए हो, तो मजाक में एक ही बार पूछते थे, जैसे हम किसी को पूछते चाय पियोगे, तो बोलते थे चाय पियोगे, कहता हाँ आवा आवा चाय पिएंगे। तो अपने प्रोजेक्ट के दौरान में एक दिन में कम से कम 30 से 40 कप चाय की पीता था। 30 से 40 घरों में जाते होंगे फिर आप? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं ये कहना चाहूंगा कि कुनन पोशपरा का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया, एक्सेप्ट कुनन गांव के जामिया मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनके घर पे छोड़ के, बिकॉज मैं उनके गेट पे खड़ा था, मेरे को कॉल आ गया था तो मेरे को निकलना पड़ गया था वहां से। तो मैंने घर पे जाके चाय पीनी और उनसे फ्रेंडली एक माहौल बनाना, तभी तो स्टोरी सुनाई जाएगी। हाँ तभी तो स्टोरी सुनाई जाएगी। और वो मुझे बताते थे सब कुछ, और इनफैक्ट ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइक
अब कोई आपको सच नहीं बताएगा, लोग डरते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि जो मुझसे डर रहा होगा मुझे आज भी कॉल करेगा, हाँ मुझे आज भी कॉल करके वो तो यही कहेगा कि यार मेरे से डरता हूँ तो मैं इसको कॉल, इसको इसका नंबर है, कॉल आते तो अवॉइड करूँ। इनफैक्ट वहां के लोग खुद मुझे कॉल करते हैं। अच्छा। हम जब रिसर्च पे थे तो बर्फ पड़ रही थी, मैंने तिलक लगाया हुआ था, तो कुनन जहाँ पे 91 में अनाउंसमेंट करवाया गया था जिस मस्जिद से, उस मस्जिद के अंदर मैं अपनी जो मेरी साथ में को-ऑथर थी कोमल वर्मा, उनके साथ में उस मस्जिद के अंदर गया था। वहां की इमाम साहब ने हमारा वेलकम किया था। जब उन्होंने, हम हमाम के अंदर बैठे हुए थे, इमाम साहब ने कहा आप कौन, कहाँ से? तो मैंने कहा इमाम साहब ऐसे ऐसे मैं यहाँ से आया हूँ, कुरान पोशपुरा किताब की रिसर्च के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी असर की नमाज का टाइम होने वाला है। तो मैंने तिलक लगाया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ उनके साथ? उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको परमिशन दे दी तो आप कहोगे कि जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी आस्था है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मैं पहले वुजू बना लेता हूँ। तो मुझे शौक होकर देख रहे हैं वो, कहते हैं यार आप कैसे हिंदू हो जिसको इतना पता है कि नमाज से पहले हम वुजू बनाते होते हैं, मुंह हाथ धोते होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मैंने कहा आप बोलो तो मैं कर लेता हूँ। जब मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, वहां पे मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ, नमाज के बाद हम जब वहां पे आके बैठे, उन्होंने मुझसे कहा आपका नाम क्या है? तो मैं सोचने लगा इनको नाम कौन सा बताऊं। तो मैंने बताया मेरा नाम हारून इम्तियाज है, मुस्लिम। तो उन्होंने मुझसे बहुत खुल के बात की। लोग बहुत, कुरान पोशपुरा के लोग बहुत प्यार से आए। जब उनको मैंने बताया कि मैं ब्रिगेड से आया हूँ, इनफैक्ट कुछ लोग कान में आके ना एक तरह से थ्रेट दे रहे थे, बाहर गाड़ी लगी है, चुपचाप शूज पहनो, चुपचाप गाड़ी में बैठना, हमारे घर पे दावत है। और मैं कहता था यार तुम दावत के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हो या थ्रेट दे रहे हो, डरा रहे हो? अच्छा। तो मतलब एक उनका प्यार था जो इनवाइट करते, हर एक व्यक्ति अपने घर पे इनवाइट कर रहा था, और यही मेरा कोड ऑफ कंडक्ट था। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुस्लिम हूँ और अगर मैं अपनी ही कम्युनिटी में खड़ा होकर बोलूंगा तो मुझे सब लोग एज से जज करेंगे, यार ये तो 19 साल का बच्चा है, इसके बारे में हम कुछ इतना इसकी बातें इतनी नहीं सुन सकते। लेकिन अगर मैं तिलक लगा के हिंदू बन के इस्लाम के बारे में बोलूंगा तो तब सब सुनेंगे। बिकॉज यार बोलेंगे मुस्लिम तो सारे बोलते हैं, नॉन मुस्लिम क्या बोल रहा है? सेम अगर मैं हिंदू में भी कंसेप्ट अप्लाई करूं कि अगर मैं टोपी लगा के सनातन के बारे में कुछ बोलूंगा तब सारे सुनेंगे कि यार हिंदू तो चलो बोलते रहते हैं, ये मुस्लिम बंदा ये क्या बोल रहा है इस्लाम के हमारे सनातन के बारे में क्या बोल रहा है? तो ये मैं स्ट्रेटेजी समझता था। इनफैक्ट ये भी मैंने आर्मी से ही अडॉप्ट की थी, आर्मी से ही सीखा था कि वो कैसे काम करते हैं। तो मेरा ये तरीका था, तिलक लगा के जाना, फिर लोगों से अटेंशन लेना, समझना, लोगों के घरों पे जाके पहुंचना, चाय पीना, चाय पीने के बाद दोस्ती करना लोगों से, समझना कि वो फील क्या करते हैं आर्मी को लेके, वो सोचते हैं क्या आर्मी के बारे में। वही मैंने पूछना था अगला सवाल कि वहां के लोग आर्मी के लिए अब क्या फील करते हैं? वहां के लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा कि हर साल एक आर्टिकल टाइप वायरल होता है जहाँ पे बताया जाता है कि 23-24 फरवरी को आज भी कुरान पोशपुरा की होते हैं रेजिस्टेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस डे मतलब कि आज के दिन हमारे साथ हिंदुस्तान के अंधे कानून ने बहुत गलत किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है कभी। वहाँ के लोग लाइक आर्मी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। फिर वो डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान की तरफ से रूमर चलाया जाता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है हर साल। वहां के पे कभी भी ऐसा है तक रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुनन गांव के अंदर एक स्किल सेंटर है जिसको स्पेशली आर्मी ने वहां की औरतों के लिए खोला, ओपन किया है। वहां पे वो लड़कियां आके हैंडीक्राफ्ट वगैरह सीखती हैं, जो कि उसको आर्मी रन कर रही है। और उस स्किल सेंटर के अंदर सभी महिलाएं जो हैं कुनन गांव की। वहां पे 2 आर्मी स्कूल्स हैं, एक एजीएस वाइन है, एक एजीएस तरागाम है, हाजीपीर आर्मी स्कूल है। उन दोनों स्कूल्स के अंदर वहां के बच्चे आके पढ़ते हैं, कुनन पोशपुरा के बच्चे जाके पढ़ते हैं। उस कुनन जहाँ पे उस रात में जहाँ पे सभी मर्दों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा गया था, उसी स्कूल के अंदर आर्मी ने कई सारे लैपटॉप्स दिए हुए, कंप्यूटर सिस्टम देके रखा हुआ है, और इंटरनेट फैसिलिटी भी आर्मी ने प्रोवाइड की हुई है। उसी तरागाम के चौक में जहाँ पे एक टाइम पे 90s में बहुत ही ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहां पे 68 माउंटेन ब्रिगेड ने एक क्लॉक टावर बनाया है, जो कि वहां के लोगों के लिए है, एक टूरिज्म वगैरह वहां पे उस तरह से अट्रैक्ट वगैरह हो रहा है। वहीं पे एक आर्मी एक बरकत बिस्तरों का भी कंसेप्ट ला रही है, जहाँ पे जो वीडियोस वगैरह है वो वहां पे आके कैफे रन करेंगे, लाइब्रेरी बन रही है, वहां पे जिम बन रहा है वहां के लोकल्स के लिए। और ये सब कहाँ हो रहा है? तरागाम में। तरागाम वो जगह है जहाँ पे 90s में बहुत ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहाँ का मकबूल बट रहने वाला है। आर्मी वहां पे ये काम कर रही है बिकॉज लोग आर्मी के काम को समझ रहे हैं और आर्मी उनको समझ रही है। और कुरान पोशपुरा के लोग तो बहुत फ्रेंडली, वहां के लोगों से जो मेहमान नवाजी हमको सुनने को मिले, आप इमेजिन करें एक दिन में तो मैं 30-40 कप चाय के बहुत आराम से पीता था। मैं तो 1-1.5 महीना वहां पे रिसर्च के लिए था। इतनी चाय पी ली आप? चाय पी ली, खाना खा लिया, बहुत कुछ कर लिया।